हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के हिनास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादलों का उचित वर्णन करते हैं? पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ। देखिए, बादल जो है, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण ये बनते हैं। बादलों की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है और वो चारों रूप आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पक्षाभ मेघ की। देखिए, पक्षाभ मेघों का निर्माण जो है 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यानी जमीन से 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर इनका निर्माण होता है। पक्षाभ मेघ पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके कपासी मेघ। कपासी मेघ का निर्माण जो है 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई के बीच में होता है। जो कपासी मेघ हैं ये छितरे हुए और इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये चपटे आधार वाले होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं स्तरीय मेघ की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्तर का मतलब क्या है कि इसमें परतें होंगी। तो ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल जो है सामान्यतः या तो ऊष्मा के हिनास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिलने से ये बनते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषताएं बताई गई हैं ये स्तरीय मेघ की हैं। तो आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला। अब देखिए, वर्षा मेघ भी है, उसको भी देख लेते हैं। वर्षा मेघ जो होते हैं ये काले रंग के होते हैं, काले या गहरे सलेटी रंग के होते हैं और ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। इनसे सूर्य की किरणें जो हैं आर पार नहीं हो पाती हैं। तो ये होते हैं आपके वर्षा मेघ। तो यहां पर बात की गई है किसकी? स्तरीय मेघ की यहां पर बात की गई है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? रिवर्स रेपो सामान्यीकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दरें बढ़ाता है। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। देखिए, केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है? आरबीआई है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई जो है 2 तरह की दरें निर्धारित करता है। एक तो इसमें रेपो दर होती है और एक इसमें रिवर्स रेपो दर होती है। रिवर्स रेपो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेपो दर की, यानी रेपो रेट। देखिए, रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, यानी भारत के मामले में आरबीआई, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। यानी जो आपकी वाणिज्यिक बैंक हैं इनमें अगर धन की कमी हो जाती है तो आरबीआई जिस दर पर इन्हें धन देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो की। देखिए, रिवर्स रेपो वह ब्याज दर है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है जब वे आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त तरलता को जमा करते हैं। यानी जब वाणिज्यिक बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है, यानी उनके दैनिक उपयोग के उपरांत भी उनका पैसा अगर बच रहा होता है तो वो लोग भी अपना पैसा आरबीआई में जमा कर देते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ भुगतान किया जाता है जो कि रिवर्स रेपो रेट के अनुसार होता है। तो यहां तक आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का मतलब है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी। अब देखिए, यहां पर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की बात की गई है, यानी कि सामान्य अर्थों में जो महंगाई है उस पर अंकुश लगाने की बात की गई है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के कई सारे तरीके, कई सारे साधन हैं, जिनमें से एक तरीका आपका रिवर्स रेपो रेट का सामान्यीकरण है। तो सामान्यीकरण की यह प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है, न केवल बाजार में अतिरिक्त तरलता को कम करेगा बल्कि अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दरों को भी ये उत्पन्न करेगा। तो यहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, लोग वस्तुओं को औने पौने दाम पर खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। तो रिवर्स रेपो में यह किया जाता है कि यहां पर थोड़ी सी तरलता को कम कर दिया जाता है, यानी मार्केट का जो कैश फ्लो है इसको घटा दिया जाता है। यानी लोगों के पास कम पैसा रहेगा, तो कम पैसा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग केवल जरूरी सामान खरीदेंगे, जिससे कीमतें अपने आप नीचे हो जाएंगी। अब देखिए, रिवर्स रेपो में क्या है, यहां पर
जो आपके रिवर्स रेपो रेट है इसको आरबीआई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखना ज़्यादा सही समझेंगे, क्योंकि ये अगर किसी को लोन देंगे तो लोन की दरें कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वाणिज्यिक बैंकों को फायदा नहीं होगा, तो ये अपना पैसा आरबीआई में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसी दौरान वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो अपनी जो आपकी ब्याज दरें होती हैं वो बढ़ा देते हैं, यानी लोन वगैरह की जो ब्याज दरें वो बढ़ा देते हैं, जिससे कि आम आदमी को पैसा लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मार्केट में जो कैश फ्लो है वो भी कम हो जाता है और मुद्रास्फीति पर अंकुश भी लग जाता है, हल्का सा इससे प्रभाव भी पड़ता है। तो रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। आपका सही आंसर है सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा आयोजित किया गया था। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक भारत में है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। इस बार बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन मलेशिया की सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा आयोजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की जो घोषणा है ये सन 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग समिट में जंगली बाघों को बचाने और उनके संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो तब से ये मनाया जा रहा है। तीसरा वाला कथन आपका ये भी सही है। भारत जो है वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक का घर है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। देखिए, यहाँ पे बात करें सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की, तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में सन 2022 तक बाघों की आबादी को डबल करने का लक्ष्य रखा गया था, दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इस लक्ष्य से 4 साल पहले ही सन 2018 में बाघों की आबादी को डबल कर लिया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है इसमें बाघों की आबादी को सन 2022 तक डबल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत ने यह लक्ष्य 4 साल पहले ही सन 2018 में ही पूरा कर लिया। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को मापने का एक उपागम नहीं है? क्षमता उपागम, जनसांख्यिकी उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम। देखिए, क्षमता उपागम का संबंध जो है अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। यानी इस उपागम का संबंध किससे है? अमर्त्य सेन से है। यह उपागम संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी को मानता है। तो क्षमता उपागम जो है मानव विकास को मापने का एक उपागम है। जनसांख्यिकी उपागम जो है ऐसा कोई उपागम नहीं होता है मानव विकास को मापने वाला, तो आपका बी वाला गलत है। कल्याण उपागम की बात की जाए तो कल्याण उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। तो यह भी एक मानव विकास को मापने का उपागम है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, देखिए इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, कौन कौन सी 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। तो न्यूनतम आवश्यकता उपागम उसी पर आधारित है। तो यह भी मानव विकास को मापने का एक उपागम है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका बी वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चौथे का बी वाला। 5वां प्रश्न है आपका, यह पौधा समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे 12 घंटे के फोटो पीरियड सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह कई अलग अलग प्रकार की मृदा में उगता है, लेकिन 6 से 8 pH के मध्य कैल्शियम ह्यूमस युक्त और अच्छी तरह से शुष्क मृदा में यह सबसे अच्छा पनपता है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 1500 मिलीमीटर की पर्याप्त वर्षा की भी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वह फसल है? चाय, कॉफ़ी, बाजरा, केसर। देखिए, यहाँ पर जो विशेषताएं बताई गई हैं, जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं, तो ये केसर की परिस्थितियाँ बताई गई हैं। केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकाग्र जो है फूल के धागे जैसा हिस्सा होता है। तो इसके सूखे वर्तिकाग्र का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के प्रवासियों द्वारा कश्मीर में केसर की खेती की स्टार्टिंग की गई थी। तो इसके उगने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, उन परिस्थितियों में एक तो ऊंचाई है, कम से कम समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई इसके लिए अनुकूल होती है। इसके अलावा 12 घंटे का प्रकाश भी इसे मिलना चाहिए।
और मिट्टी जो है, मिट्टी का pH 6 से 8 के मध्य होना चाहिए और 1000 से लेकर 1500 मिलीमीटर की पर्याप्त वर्षा भी इसे मिलनी चाहिए। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं इसके उगने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 5वें का डी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल वे जलमार्ग जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, जबकि शेष जलमार्ग जो है संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 6वें का ए, केवल एक। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियां आदि शामिल हैं। 7वां प्रश्न है आपका, भोजन संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। भोजन संग्रह केवल उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली में किया जाता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भोजन संग्रह कठोर जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में किया जाता है। भोजन संग्रह प्राय आदिकालीन समाज के लोग करते हैं, जो अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं और वनस्पति का संग्रह करते हैं। अब देखिए, भोजन संग्रह के मुख्यतः 2 क्षेत्र हैं। एक तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं और दूसरा जो है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में इसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली इसमें शामिल है। इसके अलावा निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इसमें केवल उच्च अक्षांशीय क्षेत्र नहीं शामिल है, बल्कि इसमें निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर केवल लगे होने की वजह से ये कथन जो है सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर होगा 7वें का ए, केवल एक। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश G20 का हिस्सा हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, भारत। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसका कोई स्थायी सचिवालय या फिर मुख्यालय नहीं है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी इसका सदस्य है। इसके अलावा इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। यानी यहाँ पर ये 5 देश जो लिखे हुए हैं ये सभी इसके सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 8वें का डी, 1, 2, 3, 4 और 5। 9वां प्रश्न है आपका, चतुर्थक क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचनाओं का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है। इन क्रियाकलापों को प्राय गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। देखिए, चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है। चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं, जिसमें विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। गोल्ड कॉलर वाली व्यवसाय जो है पंचम क्रियाकलापों को कहती है। यानी जो पंचम क्रियाकलाप होते हैं तो पंचम क्रियाकलापों को प्राय गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। तो आपका सही आंसर होगा 9वें का ए, केवल एक सही है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत की मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी व पश्चिम में संकीर्ण है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग भारत का नक्शा बना लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में।
ठीक है, ये आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर ये वाली मध्य उच्च भूमि है, इसकी बात हो रही है। देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आपका जो स्टेटमेंट 1 है, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है इसका जो पूर्व वाला हिस्सा है, पूर्व यही तो होगा भाई, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो यहाँ पे बोला गया कि पूर्व वाला हिस्सा जो है चौड़ा है, जबकि पश्चिम वाला हिस्सा जो है ये संकीर्ण है। तो आपका पहला वाला कथन जो है गलत है। इसका पश्चिम वाला हिस्सा जो है ये चौड़ा है और पूर्व वाला जो हिस्सा है ये संकीर्ण है, यानी ये वाला हिस्सा चौड़ा नहीं है बल्कि ये संकीर्ण है। इस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो आपका दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार जो है पश्चिम वाले रीजन में, इस वाले रीजन में तो ऊंचा है, और इसका ढाल कहाँ रहा है, इसका ढाल इस तरफ आ रहा है ऐसे, यानी दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलता है। तो यहां पर आपका 10 का जो है सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर होगा 10 में का बी, केवल 2। 11वां प्रश्न है आपका, बैंगनी क्रांति शब्द जो कभी कभी समाचारों में पाया जाता है संबंधित है केसर की खेती, लेवेंडर की खेती, ब्लूबेरी की खेती, अंजीर की खेती। ये सबसे पहले जान लेते हैं केसर क्या है। केसर आपका एक फूल या पुष्प है, लेवेंडर भी आपका एक फूल है, ब्लूबेरी जो है आपका एक फल है, अंजीर जो है आपके ड्राई फ्रूट में आ जाता है, यानी कि जो आपके सूखे मेवे होते हैं उसमें आ जाता है, एक मेवा है। ठीक है, तो केसर की खेती आप लोग जानते हैं, केसर की खेती में जो केसर का वर्तकाग्र होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मसाले या फिर औषधि बनाने के लिए किया जाता है। लेवेंडर क्या है, लेवेंडर एक फूल है, इसका इस्तेमाल जो है सुगंध उद्योग में, परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, सुगंध उद्योग में। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अरोमा मिशन के तहत बैंगनी या फिर लेवेंडर क्रांति की शुरुआत की है। यानी कि अरोमा जो मिशन है, अरोमा का मतलब होता है सुगंध, इस मिशन के तहत बैंगनी या फिर लेवेंडर क्रांति की स्टार्टिंग की गई है। और इस मिशन का उद्देश्य है जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर रोपण को बढ़ावा देना। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। बांग्लादेश जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, कपास के बाद जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। नहीं, कपास पहले नंबर पर आता है और जूट जो है सेकंड नंबर पर आता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। देखिए, बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत जो है जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि बांग्लादेश जो है सेकंड नंबर पर आता है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 12 का ए, केवल 1। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। निम्न हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शिलाओं से हुआ है। शिवालिक श्रृंखलाएं संपीड़ित अवसादों से निर्मित हैं। आपको यहां बताना है कौन सा आपका सही है। देखिए, महान हिमालय, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है हिमाद्री। तो महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो असममित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। और निम्न हिमाचल या निम्न हिमालय जो है सबसे अधिक विषम श्रृंखला है। निम्न हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और पर्वतीय शिलाओं से हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। और जो शिवालिक वाली श्रेणी है ये उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। ये संपीड़ित अवसादों से निर्मित नहीं है बल्कि ये असंपीड़ित अवसादों से ये श्रृंखला निर्मित है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। संपीड़ित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दबाव युक्त श्रृंखला जो है उसको संपीड़ित श्रृंखला बोलेंगे। और संपीड़ित का मतलब ये बहुत ज़्यादा दबाव युक्त श्रृंखला ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 13 का ए, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन गंगा संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु एक निकासी मिशन है। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है।
देखिए ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सन 2022 में ये मिशन चलाया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी ऑपरेशन गंगा का संबंध लीबिया कंट्री से नहीं है। वहीं ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी मिशन सन 2011 में लीबिया गृहयुद्ध में फंसे भारतीय निवासियों को निकालने के लिए चलाया गया एक मिशन था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी का संबंध यूक्रेन से नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध लीबिया से है, और वहीं इसका संबंध जो है यूक्रेन से है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर होगा 14 का डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अकार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अकार्बनिक का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन ना हो, ऐसे रसायन जिनमें कार्बन शामिल नहीं है, जबकि पेट्रोकेमिकल्स में और फार्मास्यूटिकल्स में दोनों में ही कार्बन शामिल है। तो ये दोनों कार्बनिक उद्योगों में आते हैं, कार्बनिक रसायनों में आती हैं, ना कि अकार्बनिक में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्षार, सोडा एस और कास्टिक सोडा ये सब शामिल हैं, जबकि आपके जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं, जिनका उपयोग संश्लेषित रेसे, संश्लेषित रबर, प्लास्टिक, डाई सामान, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी आपके जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये कार्बनिक रसायन में आ जाते हैं, ना कि अकार्बनिक में। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 15 का ए, केवल 1। 16वां प्रश्न है आपका, सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया तथा टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यह संबंधित है विश्व बैंक, नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच, विश्व संसाधन संस्थान। देखिए सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस, इन दोनों का संबंध विश्व आर्थिक मंच से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया की। तो सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया स्वच्छ विद्युतीकरण व वितरण के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें स्वच्छ विद्युतीकरण, दक्षता तथा स्मार्ट बुनियादी ढांचे के 200 से अधिक उदाहरण मौजूद हैं। तो ये दोनों ही जो हैं किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 16 का सी। 17वां प्रश्न है आपका, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड OLED के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड में होल इंजेक्शन लेयर में प्रकाश उत्पन्न होता है। OLED डिस्प्ले पर प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश बनाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। सबसे पहले OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड की संरचना को जानना होगा। देखिए इसमें एक HIL होती है, इसमें होल इंजेक्शन लेयर होती है, एक होल ट्रांसपोर्ट लेयर होती है HTL होती है, और एक केवल ट्रांसपोर्ट लेयर होती है यानी उत्सर्जक परत होती है। तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न HIL में नहीं होता है यानी होल इंजेक्शन लेयर में नहीं होता है, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर उत्सर्जक परत जिसको कहा जाता है उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। OLED डिस्प्ले पैनल पर प्रत्येक पिक्सल बैकलाइट पर निर्भर होने के बजाय अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी OLED डिस्प्ले पर प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश बनाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 17 का बी, केवल 2। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉक्साइट निक्षेप एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेंट के निर्माण में किया जाता है। अभ्रक एक खनिज है जो प्लेटों या पत्तियों की एक श्रृंखला से बना होता है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए बॉक्साइट निक्षेप एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में बॉक्साइट का भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक का पठार, मैकाल की पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में ये पाया जाता है। आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील और फेरोमैग्नीज मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। 1 टन स्टील के निर्माण के लिए 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेंट के निर्माण में भी किया जाता है। अभ्रक की बात करें, देखिए अभ्रक एक खनिज है जो प्लेटों या पत्तियों की एक श्रृंखला से बना होता है।
और यह आसानी से पतली चादरों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। आपका सही आंसर होगा 18 का डी, यानी 1, 2 और 3। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी। उपयुक्त में से किस राज्य में भूरे या लिग्नाइट कोयले का भंडार है? देखिए, कार्बन सामग्री के आधार पर कोयले को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें एक प्रकार इसका आ जाता है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट वाला जो कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 80 से लेकर 95% के बीच में होती है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है बिटुमिनस। तो जो आपका बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 60% से लेकर 80% के बीच में होती है। उसके बाद आपका आ जाता है भूरा कोयला या फिर लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट में जो है कार्बन की मात्रा जो है 40 से लेकर 55% के बीच में होती है। इसके बाद सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है पीट कोयला। तो पीट कोयले में जो कार्बन की मात्रा है वो 40% से भी कम होती है। 40% से भी कम इसमें ये मात्रा होती है। तो यहाँ पर हम बात हो रही है लिग्नाइट की। देखिए, भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, यानी ये तमिलनाडु के तटीय भागों में, इसके अलावा पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल में ये नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 19 का सी, केवल 1, 3 और 4। 20वां प्रश्न है आपका, भूचुंबकीय तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूचुंबकीय तूफान के बनने के लिए उत्तर की ओर निर्देशित सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। उच्च गति वाली सौर पवन धारा सौर पवन विक्षोभ के लिए अनुकूल नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन आपका सही है। एक भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक बड़ा विक्षोभ है, जो तब होता है जब सौर हवा से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का कुशल आदान प्रदान होता है। तो भूचुंबकीय तूफान के बनने के लिए उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर निर्देशित सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। यहाँ पे बोला गया उच्च गति वाली सौर पवन धारा सौर पवन विक्षोभ के लिए अनुकूल नहीं है। देखिए, सौर पवन विक्षोभ जो भूचुंबकीय तूफानों के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो ये किसके लिए? ये सौर पवन धारा के लिए अनुकूल होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। आपका सही आंसर होगा 20 का डी, ना तो 1 और ना ही 2। 21वां प्रश्न है आपका, मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा रेतीली और काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मिलेट में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और बहुत कम जल के साथ उष्ण जलवायु में जीवित रहने तथा वृद्धि करने की क्षमता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए, मिलेट का आशय जो है मोटे अनाज से है, लेकिन मिलेट का कई बार इस्तेमाल बाजरा के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर बाजरा की बात हो रही है। तो बाजरा की अगर हम बात करें तो बाजरा रेतीली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से वृद्धि करता है। भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था और भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन भी किया था, जिसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। देखिए, बाजरा में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और बहुत कम जल के साथ उष्ण जलवायु में जीवित रहने और वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 21 का डी, 1, 2 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। उपयुक्त में से किस राज्य में भूजल उपयोग की दर अत्यधिक है? देखिए, बात करें भूजल की तो पृथ्वी के अंदर जो संचित जल है उसको भौम जल या भूजल के नाम से जानते हैं। भूजल के सबसे ज़्यादा उपयोग के मामले में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य सबसे आगे आते हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी भौमजल क्षमता का बहुत कम उपयोग किया है। तो ऐसे राज्यों में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, केरल है। इन राज्यों ने अपनी भौमजल क्षमता का उपयोग सबसे कम किया है, जबकि सबसे ज़्यादा उपयोग करने वालों में पंजाब, राजस्थान
हरियाणा और तमिलनाडु शामिल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 22 का डी वाला, केवल 1, 2 और 4। 23वां प्रश्न है आपका, एक्रोमेगाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह एक हार्मोनल विकार है, यह एक कैंसर युक्त ट्यूमर के कारण होता है, हाथ और पैरों में वृद्धि इसके सामान्य लक्षण हैं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जो मुख्य रूप से वयस्क अवस्था में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही नहीं है। देखिए, एक्रोमेगाली आमतौर पर एक कैंसर रहित ट्यूमर के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा, यानी कैंसर युक्त ट्यूमर के कारण नहीं होता है, बल्कि कैंसर रहित ट्यूमर के कारण ये होता है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर ये सही है, हाथ और पैरों में वृद्धि इसके सामान्य लक्षण हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर है 23 का सी, केवल 1 और 3। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार का लघु उद्योग है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग स्वगत होते हैं और उत्पादकों के द्वारा संचालित होते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जैसे लौह अयस्क के बना लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार का लघु उद्योग है जहाँ उत्पादों का निर्माण कारीगरों द्वारा हाथ से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग स्वगत होते हैं और उत्पादकों या कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं तथा श्रमिकों या दोनों के स्वामित्व में ये संचालित होते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 24 का डी, यानी 1, 2 और 3। 25वां प्रश्न है आपका, पल्ली बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ये बस्तियां सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। पल्ली बस्तियां अधिकांश से गंगा के मध्य और निम्न मैदान में पाई जाती हैं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग गांव की बस्तियों की संरचना को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये हम कोई गांव मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, गांव में अक्सर होता है, गांव में अक्सर जातिगत विभाजन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और भारतीय गांव में एक खास तौर पर एक रिवाज भी रही है। तो गांव में एक तरफ तो आप देखेंगे अधिकांश जातियों के घर एक तरफ होते हैं, और वहीं कुछ निम्न जातियां होती हैं या फिर हाशिया वाली जातियां होती हैं जिनके घर गांव की मेन बस्ती से थोड़ा अलग होते हैं, जिन्हें नगला, ढाड़ी, पल्ली, पान्ना आदि के नाम से जाना जाता है। यानी वैसे तो ये गांव का ही पार्ट है, गांव में ही इनकी काउंटिंग होती है, लेकिन इनकी बस्ती जो है मेन बस्ती से थोड़ा अलग होती है। तो ऐसी बस्तियों को पल्ली बस्तियां, ढाणा बस्तियां या फिर नगला, पान्ना, पाली आदि नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये बस्तियां क्या हैं? ये बस्तियां सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। यानी सामाजिक कारक क्या है? एक तो ये निम्न जाति की बस्तियां, निम्न जाति के कुछ घर हैं। इसके अलावा मानव जाति कारक क्या है? क्योंकि जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक बस्तियां हैं, उनमें इनके घरों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता है। तो ये बस्तियां सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, ऐसे गांव गंगा के मध्य और निम्न मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा 25 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।